हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 का क्लास नंबर 2 करेंगे। पहले चैप्टर नंबर 1 के क्लास नंबर 1 का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा क्या था? तो हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, वो कितनी अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस, इन सबको परिभाषित किया था। ठोस के गुणधर्म डिस्कस किए थे। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस, उसमें अंतर देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था बेटा। इसके बाद हम लोगों ने जो क्रिस्टलीय ठोस में समदैशिकता विषमदैशिकता को समझा था कि कौन समदैशिक होता है, कौन विषमदैशिक होता है, और क्रिस्टलीय ठोसों का अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर वर्गीकरण किया था। बंध के आधार पर वर्गीकरण को काफ़ी एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझे थे। अलग अलग बंध, धात्विक बंध, सहसंयोजक बंध, इन सबको समझा था। वे सभी बच्चे जो पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं वो वीडियो नंबर 1 को देख लें ताकि वीडियो नंबर 2 अच्छे से समझ आए। आज का हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका से। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। अभी भी हम लोग क्रिस्टलों में वर्गीकरण को देख रहे हैं। क्रिस्टल में जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वो 2 आधार पर होता है, एक बंध के आधार पर और दूसरा ज्यामिति के आधार पर। तो ज्यामिति कैसे अलग अलग होती है ये समझने के लिए अभी हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ देखते हैं बेटा कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं और एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, है ना। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी है कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोष्टिका क्या होती है। तो ये कभी कभी एग्जाम में हमको पूछा भी है, तो देख लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल जालक को। क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या होगी? किसी ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण आपस में मिलकर, किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण आपस में मिलकर जिस ज्यामितीय विन्यास का निर्माण करते हैं, जिस त्रिविम विन्यास का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। मतलब सोचो कि बहुत सारे कण हैं, वो आपस में मिल गए। बहुत सारे कण जो हैं वो आपस में मिल गए। अब कोई भी नमक का कोई क्रिस्टल उठा लोगे तो उसमें हजारों कण होंगे, हजारों लाखों कण हैं। वो हजारों लाखों कणों को अगर एक दूसरे से जोड़ दो तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक, है ना। फिर से परिभाषा सुनो। किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण आपस में मिलकर जिस त्रिविम विन्यास का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल डायग्राम के फॉर्म में लिखा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्रिस्टल लैटिस। इंग्लिश में हम क्रिस्टल जालक को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस में ये क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बेटा? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु। प्रत्येक कण आपस में मिल रहा है और ये जो कणों को हम मिलाए तो जो बना उसको बोलेंगे क्रिस्टल जालक। अच्छा, अब ये हो गया क्रिस्टल जालक हमारा। अगला देखेंगे एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो एकक कोष्टिका किसे कहेंगे? जिस मूल आकृति की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिस भी मूल आकृति की पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग होता है, वह सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसमें क्रिस्टल के सभी गुण मौजूद होते हैं। नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उसको तुम विभाजित करते जाओ तो वो इतना छोटा हो जाए कि उसके गुणधर्म ही खत्म हो जाए। जैसे कि अगर तुम एक कंपाउंड ले लो, नमक NaCl, है ना। आयनिक क्रिस्टल में हमें यही याद आता है। अब अगर तुम इसका विभाजन करते जाओगे अंततः क्या बचेगा? सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। आयन, अकेला सोडियम आयन या अकेला क्लोराइड आयन जो है वो NaCl के गुणधर्म नहीं रखेगा। तो इसका वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें इसके गुणधर्म मौजूद हैं, सभी गुण मौजूद हैं। मतलब चाटने से नमकीन भी लगना चाहिए होगा भाई, इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि उसके गुणधर्म ना हो, है ना, वो अपने गुणधर्म खो दे। तो वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, ठीक, और जिसमें क्रिस्टल के सभी गुण मौजूद होते हैं, उन्हें एकक सेल कहते हैं।
अब इसको समझने के लिए सोचो कि तुम्हारा घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई निर्माण हो रहा है ना। अब उसके लिए ईंट मंगाए गए हैं, तो ईंटों की ढेरी होती है ना। अब ईंट मंगाएंगे तो ट्रैक्टर से बंदा ईंटों की ढेरी ला करके रख देगा। अब ईंटों की ढेरी को तुम देख रहे हो, ईंटों की ढेरी क्रिस्टल जालक जैसा है और एक ईंट एकक सेल जैसा। ईंट की पुनरावृत्ति से क्या बनेगा? ईंटों की ढेरी। एकक सेल की पुनरावृत्ति से क्या बनेगा? क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक जिस सूक्ष्मतम भाग की पुनरावृत्ति से बना उसे क्या कहते हैं? एकक सेल। तो ईंटों की ढेरी जिस चीज की पुनरावृत्ति से बना उसे क्या बोलते हैं? ईंट। ऐसे समझ जाओ, ठीक। तो एकक सेल क्या है? ईंट जैसा है। और क्रिस्टल जालक कैसा है? ईंटों की ढेरी जैसा है। ईंट की पुनरावृत्ति से ही क्या बनेगा? ईंटों की ढेरी बनेगा। यहाँ अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें दिखाई देगा ये जो कण हैं यहाँ पर इतने, केवल इतने, ये एक एकक सेल को बना रहे हैं, एक घनीय एकक सेल। अगर तुम बगल में देखना चाहो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यूं। यहाँ पर कण आपस में मिलकर इस तरह से ज्योमेट्री बना रहे हैं। ये अकेला में क्या है? एकक सेल है। और इसी की बार बार इसके पीछे एक रख दिए, अगल बगल रख दिए, है ना। तो जो बन गया उसे क्या बोल रहे हैं हम? क्रिस्टल जालक। इसको बोल रहे हैं क्रिस्टल जालक। समझ आया बेटा? दो टर्म है क्या? क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका या एकक सेल, ठीक। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? कण आपस में मिलकर जिस त्रिविम विन्यास का निर्माण करते हैं उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोशिका किसे कहते हैं? क्रिस्टल का सूक्ष्मतम भाग या क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग जिसमें क्रिस्टल के सभी गुण मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एकक सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब एकक सेल समझ गए तो एकक सेल के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? एकक सेल के प्रकार। एकक सेल के प्रकार जनरली 4 होते हैं। यहाँ पर 3 के फोटोग्राफ है, मैं चौथा बता दूंगा। पहला क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। इसको ज़्यादातर SCC में जानते हैं, है ना। S है सिंपल, C है क्यूबिक, फिर तुम यहाँ पर सेल लिख सकते हो। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सरल घनीय सेल। किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, बड़े आराम से दिख रहा होगा क्लियरली, क्या है? ऐसे घनीय सेल जिसमें कण केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? केवल किनारों पर। ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, संरचना पढ़ रहे हैं, देखना। ऐसे घनीय सेल जिसमें कण केवल किनारों पर उपस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? सरल घनीय सेल कहते हैं, ठीक है बेटा। पहला समझ आ गया। दूसरा देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब ऐसे घनीय सेल जिसमें किनारों के साथ साथ केंद्र में भी कण है। तो इसको क्या पुकारते हैं हम? BCC। क्या पुकारते हैं इसको? BCC बोलते हैं हिंदी में, अंतः केंद्रित घनीय सेल। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित घनीय सेल। कण न केवल किनारों पर हैं बल्कि केंद्र में भी हैं। तो ऐसे घनीय सेल को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित घनीय सेल, ठीक। न केवल कण किनारों पर हैं बल्कि सेंटर में भी हैं। तो ऐसे घनीय सेल को अंतः केंद्रित घनीय सेल कहते हैं। अगला जो है उसको बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इसको क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको हम लोग शब्दों में लिखेंगे फलक केंद्रित घनीय सेल। तुम इसको एकक सेल लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे यूनिट टर्म लिखा है, तो एकक सेल ऐसा लिख सकते हो, बट घनीय एकक सेल ऐसा लिख सकते हो क्योंकि यूनिट का मतलब एकक होता है ना।
अब देखो यहां पर फलक में है कण, फलक। इसको इस तरह समझो बेटा, जैसे कि कोई भी घनीय सेल है ना। अगर कोई भी घनीय सेल हम ले लेते हैं, ऐसे एक घनाकार संरचना बना लेता हूं मैं, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जो ये बिंदु हैं, ये कहलाते हैं किनारे। क्या कहलाएगा? किनारा या किनारे। बहुत सारे हैं तो एक साथ में किनारे बोलेंगे, है ना। तो किनारा है। तो कितने किनारे होते हैं? 1 2, ये 3 4 5 6 7 और 8। टोटल किनारों की संख्या कितनी होगी? 8। ठीक है, टोटल किनारों की संख्या कितनी होती है? 8। दो किनारों को जोड़ने वाली एक रेखा, जैसे यहां पर अगर हम इसे मार्क कर लें तो ये कहलाता है एक कोर। ये क्या कहलाएगा? एक कोर। कई बार जाते जाते किसी चीज का कोर लग जाता है ना, ठनठना जाता है, बहुत जोर से दर्द देता है हम लोगों को। हाँ, लग गया कहीं पे कोर, कोई किनारा लग, ऐसे कोर लग गया बोलते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग अपने साथी दोस्त को मारते हैं कॉपी से, तो ऐसे पकड़ के किनारे से मार देते हैं, दर्द देता है जोर से, है ना। ठीक, तो वो क्या है? ये किनारा या कोर समझो। कुल कितने कोर होते हैं? तो देखो यहाँ पे 3 तरह के कोर में रेखाएं हैं। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा और टेढ़ी रेखा, ऐसे 3 रेखाएं हैं। तो अभी देखो जैसे कि टेढ़ी रेखा को हम नापे हैं तो गिने तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4। ठीक है, 4 टेढ़ी रेखाएं हैं ऐसे। 4 खड़ी रेखाएं देखो, 1 2 3 और 4। ठीक, ये 4 क्या हैं? खड़ी रेखाएं हैं, समझ आया। और 4 पड़ी रेखाएं भी हैं ऐसे, ऐसे क्षैतिज। 1 2 3 और 4। तो टोटल मिलाकर के 4 के 3 सेट हो गए। तो क्या हो जाएगा? ये 4 धन 4 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो टोटल कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 8 किनारे होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को ये समझना है कि यहाँ फलक कितने हैं। तो फलक कितने हैं अगर समझने की कोशिश करें तो भी बड़े आराम से समझ सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, 4 कोर को मिला दो, ये तो जो बना, 4 अगर कोर को तुम मिलाओगे तो जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको एक फलक। क्या बोलते हैं? 4 कोर को मिला दोगे तो क्या बनेगा? एक फलक, है ना। जैसे कमरे में होता है ना छत, अभी मैंने छत को मार्क किया तो वो क्या है? फलक। ठीक, तुम किसी कमरे में बैठे होगे, उसकी छत की तरफ देखो, वो एक फलक है। ठीक है, अगल में एक दीवार होगा तो बगल में एक दीवार होगा, ये भी क्या है? एक फलक है। ठीक, इधर भी क्या है? एक फलक है। नीचे भी क्या है? फर्श भी क्या है? एक फलक है। तो इसका मतलब टोटल फलक गिनने की कोशिश करो तो इधर एक दीवार होगी 1, इधर एक दीवार होगी 2, पीछे एक दीवार होगी 3, सामने एक दीवार होगी 4, ऊपर एक छत होगा 5, नीचे एक जमीन होगी 6। तो कुल मिलाकर के कितने फलक होते हैं? तो कुल फलक होते हैं 6। कुल कितने फलक होते हैं? 6। समझ आया? अगर हम ये 3D शेप्स में ले लें तो मैं आसानी से क्यूब बना सकता हूं। यहां पर अगर तुम फिर से मार्क करने की कोशिश करो, वहां बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया उस डायग्राम में, तो ये क्या है? एक फलक है। ठीक है, तो ऊपर एक फलक, नीचे एक फलक, अगल एक फलक, बगल एक फलक, पीछे एक फलक, आगे एक फलक, कुल मिलाकर के कितने फलक? 6 फलक। तो फलक केंद्रित घनीय सेल, यूं फलक केंद्रित घनीय सेल। देखो फलकों में कण है, ऊपर एक कण है, नीचे एक कण है। ठीक, आगे एक कण है, पीछे एक कण है, अगल एक कण है, बगल एक कण है। तो फलक में अगर हो कण तो उसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित घनीय सेल। बीच में हो तो क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित घनीय सेल।
एक और तरह का घनीय सेल होता है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी होता है। न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्न कुछ उसके बनते हैं, तो उसका एग्जाम्पल के लिए मैं एक घन ले रहा हूँ पहले। किसको बोलेंगे? एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल या अंत्य केंद्रित घनीय सेल, वो देख लेते हैं। इसमें कण न केवल किनारों पर पाए जाएंगे ऐसे, बल्कि एक विपरीत फलक के जोड़े पर भी मिलेगा। मतलब या तो कण ऊपर मिलेगा तो नीचे मिलेगा, ऐसा ना हो तो अगल मिलेगा तो बगल मिलेगा, अगर ऐसा ना हो तो पीछे मिलेगा तो आगे मिलेगा। इनमें से कोई एक तो होगा, कोई एक सेट पे होगा। चलो मैं ऊपर और नीचे बना दे रहा हूं। एक सेट ऑफ फलक में होगा, ऊपर या नीचे, अगल या बगल, आगे या पीछे, किसी भी एक सेट में। इसको बोलते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। मतलब हम इसे लिखते हैं ECC। क्या लिखते हैं? ECC। हिंदी में लिखते हैं अंत्य केंद्रित घनीय सेल। क्या लिखते हैं इसको? अंत्य केंद्रित घनीय सेल। तो घनीय सेल अगर अपन देखें तो कितने प्रकार के हुए बेटा? 4। पहला क्या? सरल घनीय सेल। दूसरा क्या? अंतः केंद्रित घनीय सेल। तीसरा क्या? फलक केंद्रित घनीय सेल। और चौथा क्या? चौथा भी बताया, क्या? अंत्य केंद्रित घनीय सेल। तो इस तरह से 4 प्रकार के सरल घनीय सेल होते हैं। सिंपल ज्यामिति है, कण की उपस्थिति के आधार पर नामकरण संस्कार है, वही कर देना है ना। कोई ज्यादा इसमें कोई टफ ऐसा कुछ नहीं है। अब ज्यामिति के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, है ना। ध्यान देना, जैसे कोई भी घनीय एकक सेल है, मैं एक घन ले रहा हूं, यूं तो घन ले लूं और इसको मार्क करने की कोशिश करूं तो यहां पर 3 भुजाएं होती हैं। एक मान लो इसको मैं ले रहा हूं x अक्ष, इसको ले रहा हूं y अक्ष, और इसको ले रहा हूं z अक्ष। ठीक, कितने अक्ष ले लिया बेटा? x, y और z। x अक्ष में जो भुजा है उसकी दूरी को चलो अपन मान लेते हैं कितना? a। कितना मान लिए? a। x अक्ष में जो दूरी है इसको मान लिया a, y अक्ष में जो दूरी है उसको मान लिया b, और z अक्ष में जो दूरी है उसको मान लिया c। तो किसी भी घनाभ में 3 भुजाएं होंगी, a, b और c। ये क्या है? भुजा है। भुजा की लंबाई है क्या? a, b और c। समझ आ रहा है? ये किसी भी घनीय एकक सेल की ज्यामिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, a, b और c। एक और चीज देखेंगे, यहां पर कुछ अंतराफलक कोण होते हैं। अब अंतराफलक कोण को समझने के लिए मैं 3 सेक्शन ले रहा हूं। यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि फलकों के बीच का कोण कैसे होता है, किसको बोलते हैं? अंतराफलक कोण। ध्यान देना बेटा, है ना। एक और ले रहा हूं, लास्ट में एक साथ उसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, हाँ। यहां ध्यान देना कि अंतराफलक कोण कैसे हो सकते हैं अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। देखो बेटा, ये एक फलक है, दिख रहा होगा क्लियरली, दिख रहा है ना बेटा? वो एक फलक दिख रहा है, इधर एक फलक है, एक दीवार है, बगल वाली दीवार इमेजिन करो, और एक फर्श है, यूं फर्श दिखा।
तो इन दो फलकों के बीच का जो कोण है उसे हम पहला अंतरा फलक कोण लेंगे। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? अल्फा। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? अल्फा। ये जितना बड़ा कोण है ये भी उतना ही बड़ा कोण होगा। ये उसका सिरा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा। तो यहां पर मार्क कर देते हैं कि ये कोण कितना है? अल्फा है। समझ आया? इसी तरह हम अगर ये पीछे वाली दीवार को मार्क करते हैं, पीछे वाली दीवार, और पीछे वाली दीवार के साथ नीचे में क्या लगा देते हैं? फर्श, और इनके बीच का कोण, जो ये पीछे वाली दीवार है ना, पीछे घन के जो दीवार है उसका जब हम फर्श के साथ कोण देखेंगे ऐसे, तो इसको ले लेते हैं चलो क्या? बीटा। अब ये उसी का सिरा है ये कोण, इसको क्या ले सकते हैं? बीटा। यहां से यहां वाला कोण क्या है? बीटा है। यहां से यहां तक का क्या था? अल्फा था। ठीक है, अल्फा बीटा। अभी ध्यान देना कि यहां पर एक तीसरा कोण भी है। वो कौन सा? अच्छे से केयर करेंगे। एक यहां पर अगल वाला फलक दिख रहा होगा, ठीक, और साथ ही हमें एक पीछे वाला फलक दिख रहा होगा। दिख रहा है बेटा? एक अगल में फलक है और एक किधर है? पीछे में फलक है। इनके बीच में जो कोण है ऐसे, इसको हम क्या ले सकते हैं? गामा। क्या ले सकते हैं उसको? गामा। तो तीसरा कोण यहां से यहां तक के बीच में है, वो कौन सा है? गामा। तो कितने कोण हुए? अल्फा, बीटा और गामा कोण। ये कौन से कोण हैं? तो अंतरा फलक कोण है। ये क्या होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। ये दोनों ही ज्यामिति को निर्धारित करते हैं। घनीय एकक सेल की ज्यामिति में 3 भुजाएं होती हैं और 3 अंतरा फलक कोण होते हैं। कोण अलग अलग हो तो ज्यामिति अलग अलग होगी, और भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो भी ज्यामिति अलग अलग होगी, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक है, चेक करो। यहां पर अभी हमको कुछ ज्यामितियों की बात की गई है। जैसे देखो बेटा, यहां पर अगर पहला चेक करें तो क्या है? वो घनीय। क्या है वो? घनीय। घनीय एकक सेल। अब घनीय एकक सेल किसको कहते हैं? ध्यान देना, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बराबर बी बराबर सी, दिख रहा है, और तीनों कोण 90 डिग्री के हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अब इसका पालन हो, 3 भुजाएं बराबर हो और 3 कोण कितने डिग्री के हों? 90 डिग्री के हों, तो उस केस में जो एकक सेल है उसे घनीय एकक सेल कहते हैं। तुम लोग लूडो का गोटी खेले होगे का? लूडो गोटी खेले हो? तो लूडो गोटी जो होता है वो घन ही होता है, हाँ? वो चारों तरफ से बराबर होता है, वो घनीय एकक सेल जैसा होता है ना? तो किसी घनीय एकक सेल का इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? ठीक, NaCl, यसत, ब्लेड, कॉपर, है ना, ये घनीय एकक सेल के एग्जाम्पल है। ठीक, आद्य किसे कहते हैं? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो वर्ड, तो आद्य बेटा वही सिंपल क्यूबिक सेल को, सरल घनीय सेल को आद्य घनीय सेल भी कहते हैं। अंत केंद्रित घनीय सेल, ये 2 प्रकार के होते हैं घनीय एकक सेल में। सरल घनीय सेल होता है और अंत केंद्रित घनीय सेल होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, इस चीज को लिखा हुआ है। तो घनीय एकक सेल किन्हें कहते हैं? तो ऐसे एकक सेल, ठीक, जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों अंतरा फलक कोण 90 डिग्री के होते हैं, क्या कहलाते हैं? सरल घनीय सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। एकदम आसान है, कोई भी लूडो गोटी ले लो और उसको इमेजिन करो उस तरह से। तो नमक के जो क्रिस्टल होते हैं वो लूडो टाइप के होते हैं, मतलब घनीय आकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखेंगे तो वो है द्विसमलंबाक्ष। क्या है? द्विसमलंबाक्ष। जैसे कि नाम से लग रहा है द्विसम, मतलब 2 बराबर है ना? द्विसम, तो यहां देखो ए और बी बराबर है।
अगर हम लिखते हैं द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष, है ना, कैसे होगा का? अगर तुम ये घन ले लो, ये घनीय जैसा है, पर तुम एक तरफ लंबा करोगे तो क्या हो जाएगा? द्विसम लंबाक्ष। ऐसे हो या ऐसे, ऐसे में भी द्विसम लंबाक्ष है, ऐसे में भी द्विसम लंबाक्ष। समझ आ रहा है? दो चीजें समान है। ऐसे जैसे अभी अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाया हूं, ये ए और बी सेम दिख रहे हैं पर सी अलग दिख रहा है। कोई दो समान होंगे, तीसरा अलग होगा, पर तीनों कोण अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक, तो उसको बोलेंगे द्विसम लंबाक्ष। ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं। तो पहला देखे घनीय, घनीय में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और द्विसम लंबाक्ष में दो भुजाएं बराबर होंगी, और तीनों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। सिंपल, समझ आया? द्विसम लंबाक्ष के भी अपने उदाहरण हैं। श्वेत 3 SnO2 TiO2 ये उसके एग्जाम्पल हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, आद्य मतलब सरल घनीय सेल और अंतः केंद्रित घनीय सेल, दो टाइप के द्विसम लंबाक्ष आते हैं। अगला क्या है देखोगे तो अगला क्लियरली दिख रहा है क्या? विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष मतलब विषम मतलब समान नहीं है कोई। तो यहां पर तुम देखोगे कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। A is not equals to B is not equals to C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिख रहा है बेटा? ये तो इससे तुम देख पा रहे हो कि तीनों कोण अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, है ना, तीनों कोण अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से यहां पर अभी हम देख पा रहे हैं कि तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। इसको देखो ए यहां से लगभग इतना लंबा है, इसको देखो बी ये तो ए से भी ज्यादा लंबा है, बट सी को देखोगे तो ए और बी दोनों से छोटा है। ठीक है, इसका लेंथ कम है। तो यहां पर ए बी सी तीनों अलग अलग है, पर तीनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? किसी विषम लंबाक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। क्या है बेटा इस चैप्टर का जो ये इस इधर वाला सेक्शन है उसमें ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, ज्यामिति अधिक है, तो थोड़ा सा बोर लग सकता है, बट तुम समझने की कोशिश करोगे तो इतना अच्छा क्लास कोई नहीं लेगा। हाँ तो बेटा विषम लंबाक्ष हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे का देखते हैं। अगला है क्या? तो षटकोणीय। अगला है षटकोणीय। षटकोणीय इन जनरल हम लोग समझते हैं कि षटकोण किसे कहते हैं, हेक्सागोन या षटकोण। षटकोण में क्या होती हैं? दो भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर बी होता है, बट तीसरी भुजा ऐसा नहीं है कि कभी बराबर नहीं होगी, है ना, वो हो सकती है बराबर, है ना, बट नॉट इक्वल टू सी लिखा है, कभी कभी होता है, बट अगर ना भी हो तो षटकोण बनेगा। दो कोण 90 डिग्री के होते हैं और तीसरा कोण 120 डिग्री का होता है। दो कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के, और तीसरा कोण क्या होता है? 120 डिग्री का होता है। इसमें जो रेडीमेड ज्योमेट्री है उसमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं उसको बना दे रहा हूँ। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री होता है ना। तो षटकोणीय ज्यामिति को अगर बनाएं तो कैसे बनेगा? देखो तुम एक ऐसे षटकोण बना लो यूं। जब षटकोण बना रहे होगे तो याद रखना कि ये जो सभी बिंदु हैं, जो कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन में ना हो, ऊपर से ऐसे सोचते समय एक लाइन में ना हो। ठीक, फिर ऐसे करके ऐसे तुम लाइन खींच लो ऊपर से नीचे की तरफ यूं, ऐसे,
फिर ये कण आपस में जुड़ गए, थोड़ा नीचे किया, इसको जोड़ दिया, ये थोड़ा नीचे आएगा, इससे जुड़ गया, यूं ऐसे, ये बन गया क्या, एक षटकोण। ध्यान देंगे यहाँ पर जो ये षटकोण बना है इसमें भुजा ए बी ये बराबर है, ए बराबर बी, बट ये तीसरी भुजा कौन है जो ऊपर से नीचे की ओर है, ये सी। तो सी हो भी सकता है बराबर, तब भी षटकोण ही रहेगा, बट नहीं भी होगा तो भी वो षटकोण ही रहेगा, है ना। यहाँ जो कोण है 90 डिग्री के अगर देखेंगे तो ये कोण दिख रहा होगा 90 डिग्री का, इधर वाला कोण भी दिख रहा होगा 90 डिग्री का, बट तुम एक और कोण देख सकोगे यहाँ पर ऐसे, और ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। अगर तुम ऊपर से देखो इस स्ट्रक्चर को, षटकोण है ऐसे ऐसे, सम षटकोण है, तो यहाँ जो सभी कोण हैं वो कितने कितने के होते हैं, 120 डिग्री के, ये सभी कोण। ठीक, तो ये वाला कोण 120 डिग्री का होगा, पर बचे हुए दो कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं षटकोणीय। फर्ज करो कि तुमको ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल जालक का वर्गीकरण आए, अब वो कितने नंबर का आएगा, तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा। आया नहीं है, ज्यादा कभी नहीं आया है, बट अगर आ जाए तो तुम क्या करोगे, घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष और षटकोणीय लिख लेना, क्योंकि इन सभी को रेखा चित्र द्वारा बनाना संभव है। उसके नीचे की जो आकृतियां हैं वो पूरी तरह से अच्छे से पेपर में बना पाना बहुत मुश्किल है उनको, है ना, वो पेपर में बनते नहीं है। ठीक, तो ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण कहा जाए तो भी अगर तुम 4 पॉइंट लिखते हो, उनके स्ट्रक्चर्स लिखते हो, उनके एग्जाम्पल लिखते हो, उनके एंगल्स लिखते हो, जो कोण है उनको लिखते हो, भुजाओं की लंबाइयाँ लिख देते हो, तो उस केस में तुमको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, विषम लंबाक्ष का भी एग्जाम्पल देख लेना। विषम लंबाक्ष गंधक होता है, KNO3 होता है, BSO4 होता है। कोशिश करना कि 2-2 एग्जाम्पल कम से कम याद हो जाए। ठीक, इसके बाद के जो क्रिस्टल हैं जैसे कि त्रिसमनताक्ष, इसमें तीनों भुजाएं समान होती है पर तीनों कोण बराबर होने के बाद भी 90 डिग्री नहीं होते। एक नताक्ष में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, 2 कोण 90 डिग्री होते हैं, तीसरा 90 डिग्री नहीं होता। त्रिनताक्ष में तुम देखोगे कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, तीनों कोण न एक दूसरे के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। सबके अपने अपने एग्जाम्पल हैं। तो जरूरी नहीं कि केवल जितने हमारे बुक में दिए उतने ही क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल तो और भी होते हैं बेटा, है ना। क्रिस्टल अगर हम पता करेंगे तो और भी अलग अलग तरह की ज्यामिति के होते हैं। ठीक, हमको कौन से 4 बनाने हैं, अगर हम एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लें तो हमें कौन से 4 बनाने हैं। पहला मैंने क्या बताया, घनीय एकक सेल। कौन सा एकक सेल, घनीय। क्या होते हैं, 3 भुजाएं बराबर, तीनों कोण 90 डिग्री के। ठीक, कैसे बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। देखो ऐसे घन बनाएंगे हम, यूं। तुम लोग स्केल यूज करना, ज्यादा अच्छे से बनेगा। यहाँ पे घनीय एकक सेल है, घन है, तो तीनों भुजाएं A, B और C क्लियरली ऑलमोस्ट समान दिख रहे हैं और तीनों कोण 90 डिग्री के दिख रहे हैं। तो ये हो गया घनीय एकक सेल। घनीय एकक सेल के बाद अगला हम लोग क्या लेंगे, तो अगला है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष, अब द्विसमलंबाक्ष बनाते हैं। अच्छा, द्विसमलंबाक्ष के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। A बराबर B बराबर नहीं है किसके, C के। अल्फा, बीटा और गामा तीनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। स्ट्रक्चर बनाओ, बड़ा आराम से बनेगा। 2 को समान बनाना है, कैसे, एक तरफ थोड़ा लंबा खींचना है और 2 तरफ लगभग समान बनाना है, ऐसे।
तो तुम यहाँ देख पा रहे हो कि दो भुजाएं जो समान हैं, इसमें से ए बी सी किसी को भी माना जा सकता है, तो ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये तीसरी भुजा क्या है, सी। तो सी बराबर नहीं है, द्विसम लंबाक्ष हो गया। इसको ऐसे नीचे या ऐसे साइड वाला भी बना सकते हैं दोनों। फिर उसके बाद अगला क्या हम ले सकते हैं, तो अगला हम ले सकते हैं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष में क्या होता है, तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग लंबाई की होती हैं। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं। इसको अगर अपन बनाने चले जाएं तो कैसे बनेगा, अब अलग अलग लंबाई के बनाने हैं, इस तरह से बना लो। ये अब इसमें तुम देख रहे हो कि सभी भुजाएं, चाहे ये ए है, चाहे ये बी है, चाहे ये सी है, सब अलग अलग लंबाई के हैं, ठीक। और ये विषम लंबाक्ष हो गया, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में तुम एक और बनाओगे, वो कौन सा, षटकोणीय। ऐसे षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी इज नॉट नेसेसरली बी इक्वल्स टू सी। तीसरा जरूरी नहीं है कि बराबर हो भी सकता है बराबर, ठीक, बट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से बनाना स्ट्रक्चर को, है ना। कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। षटकोण को कैसे बनाएंगे, यहाँ लाइन खींच लिया इस तरह से, यूं यूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें ध्यान क्या देने के लिए बोला था, सभी बिंदु ऐसे अलग अलग लाइन पे होने चाहिए, ऐसे खड़ी लाइनों में, समान जगह पर नहीं होना चाहिए। षटकोण बनाओ जरूर। फिर ऐसे करके लाइन खींचो इसमें, यूं यूं। अब किसी से शुरू करो, इसके समांतर ऐसे लाइन खींचना है, ये इसके समांतर दिखना चाहिए, फिर इधर के समांतर ऐसे, फिर वो सब जो ऊपर रेखाएं हैं उनके उनके समांतर ऐसे खींच लेना, ठीक। तो षटकोण क्लियरली बना हुआ दिखेगा। समझ आ रहा है बेटा, एकदम आराम से तुम देख पाओगे कि यहाँ समकोण बन रहा है ना। तो ये ए है और ये बी है और इधर वाला क्या है, सी है ना। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो। तो जो चार तुमको बनाने हो ये बनाने हैं, है ना। तुम बना सकते हो इनको, अगर तुम चाहो भी तो ये त्रिसम नताक्ष, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष को पेपर पे बना नहीं पाओगे, और बन भी जाएगा तो क्लियरली दिखाई नहीं देगा कि वैसा कुछ है ना। तो तुम क्या करो, इन सब के एग्जाम्पल याद कर लो, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl याद कर लो, ठीक। इस चीज का एग्जाम्पल NaCl है, इधर का श्वेत टीन है, विषम लंबाक्ष गंधक है, षटकोणी का ग्रेफाइट, ZnO, ऐसा कुछ है। तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक एक कर लिए, हो गया ये। इसके बाद अगर तुम ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखो तो ये कहलाते हैं ब्रेवे जालक। क्या कहलाते हैं, ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक मतलब ब्रेविस या ब्रेवे जो भी है, उन्होंने बहुत सारे क्रिस्टलों का अध्ययन किया और पता लगाया कि ये कुल 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 14। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इससे पहले वाले एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है ना। इसमें लिखा है कि एक फ्रेंच गणितज्ञ ने दर्शाया कि 3 विमाओं में केवल 14 प्रकार के जालक संभव है। कितने प्रकार के जालक संभव है, 14। तो तुमसे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कुल ब्रेविस जालक कितने होते हैं, तो वो 14 होते हैं बोल करके लिखना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 14 होते हैं, है ना। 14 नंबर को याद रखना है कि इतने होते हैं, है ना।
और वो कौन कौन से हैं तो तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, है ना। कौन कौन से हैं? पहला अगर तुम देखोगे यहाँ पर, जैसे कि तुम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि ये पहला कौन से प्रकार का सेल है, वो है घनीय। पहला है कौन से प्रकार का सेल, तो वो घनीय। अब घनीय कितने प्रकार का है? 3। आद्य मतलब सरल घनीय सेल, दूसरा अंतः केंद्रित घनीय सेल और तीसरा फलक केंद्रित घनीय सेल। तो घनीय में कितने होते हैं? 3, ध्यान रखना। दूसरा क्या है? द्विसम लंबाक्ष। द्विसम लंबाक्ष इसमें कौन कौन से होते हैं? आद्य और अंतः केंद्रित, मतलब टोटल कितने हो गए? 2। समझ आ रहा है? तीसरा देखते हैं विषम लंबाक्ष। ये विषम लंबाक्ष है, अभी अभी पढ़े विषम लंबाक्ष किसे कहते हैं, समझ में आता होगा। इसमें क्या क्या मिलता है? सब मिलता है। आद्य भी मिलता है मतलब सरल घनीय मिलता है, अंतः केंद्रित मिलता है, अंत्य केंद्रित मिलता है, अंतः केंद्रित मिलता है, फलक केंद्रित मिलता है। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने घनीय सेल मिलते हैं? 4। एक नताक्ष देखेंगे तो वो 2 मिलते हैं, आद्य और अंत्य। एक नताक्ष इसके कितने मिलते हैं? 2, आद्य और अंत। अभी तुम देखोगे षटकोणीय एक, षटकोणीय का एक, त्रिसम नताक्ष का एक, और त्रिनताक्ष का एक। टोटल मिलाकर के कितने? तो 1 2 3 4 5 5 4 9 6 9 2 11 11 और 3 14। तो टोटल मिलाकर के 14 प्रकार के ब्रेवे एक गणितज्ञ था, फ्रेंच गणितज्ञ, उसने बताया था कि टोटल 14 प्रकार के घनीय सेल या एकक सेल संभव हैं ज्यामिति के आधार पर। पूरा का पूरा डिटेलिंग तो शायद एग्जाम में नहीं पूछा है, बट ये जो संख्या है 14 इसको पूछा है, तो संख्या के लिए तैयार रहे, है ना। ठीक, इफ पॉसिबल तुम कर सकते हो तो ये भी कर लो कि घनीय 3 होते हैं, द्विसम लंबाक्ष 2 होते हैं, विषम लंबाक्ष 4 होते हैं, एक नताक्ष 2 होते हैं, षटकोणीय 1 होता है, त्रिसम नताक्ष 1 होता है, त्रिनताक्ष 1 होता है। तो ये तुम कर सकते हो, इसको देख सकते हो। ठीक, तो ज्यामिति के आधार पर हम लोगों ने क्रिस्टलों का वर्गीकरण कर लिया। आया बेटा समझ में? इसके बाद का सेक्शन हम पढ़ेंगे वो है किसी एकक सेल में क्रिस्टल, किसी एकक सेल में कण का हिस्सेदारी कितनी होती है। अब इसको इस तरह समझते हैं कि अगर तुम्हारे को बर्थडे में तुम्हारे पास एक केक आया, है ना, तुम्हारा बर्थडे है, ठीक, तो एक केक आया तुम्हारे पास, ठीक है ना। अगर बर्थडे है तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बच्चा, ठीक। और केक आया तो केक काटोगे ना, काटोगे तो क्या पूरा केक तुमको मिल जाएगा? पूरा केक तुमको नहीं मिलता है यार, एक ठो पीस ही मिलता है, बाकी सब दूसरे लोग खा जाते हैं। हाँ, मान लो एक तरबूज आया घर में, अभी तरबूज का मौसम है, तो अगर तरबूज आया तुम्हारे घर में, है ना, और तुम 2 भाई बहन हो और बच्चों को ही खाना है, तो काटेंगे तो आधा तरबूज मेरा, आधा मेरे भाई या बहन का, जैसा भी। 4 भाई बहन है तो बुआ के भी 2 आ गए हैं, तो 4 टुकड़ा हो जाएगा, है ना। अब पूरे घर भर खाएंगे तो एक ठो मिलता है, इतना बड़ा बड़ा, उसी में मुंह मार के खुश होना पड़ता है, ठीक। तो किसी घनीय सेल में कण कहां पर है और जहां पर है उसके हिसाब से घनीय सेल के अंदर कितना हिस्सा आएगा। जैसे कि अब मान लेते हैं हम यहाँ पर एक 4 कण मिल करके कोई संरचना बना रहे हैं, बोलते हैं ये 4 कण मिल गए। अब इनको मिलाकर के अगर संरचना बना लें ऐसे हम यूं, और हम ये पता करने की कोशिश करें कि इस जो संरचना है, संरचना वर्ग की तरह दिख रहा है, वर्गाकार है, इस वर्गाकार संरचना में कितने कण हैं, तो तुमको क्या लग रहा है वर्गाकार संरचना के अंदर 4 कण है क्या? नहीं, ये तो बाहर है, केवल इतना ही भाग अंदर है। समझ आ रहा है? तो जो अंदर का हिस्सा है केवल उसी को गिनना है। तो घनीय एकक सेल के अंदर कितना हिस्सा है इसे गिनना है, ठीक। तो गिनते हैं,
यहां तुम पहला कंडीशन देख सकते हो, हेडिंग क्या है, एकक सेल में अवयवी कणों की संख्या। इसमें हम पहला देख रहे हैं किसके लिए, किनारे के लिए। जैसे कि तुम यहाँ कण देख रहे हो कि ये किनारे पर है, ये जो कण है ये कहाँ पर है, किनारे पर है। और तुमको क्या लग रहा है, कण जो है किनारे पर में होंगे और बीच बीच में एक तो खिड़का लगा रहेगा, रे हैं स्पोक लगे रहेगा। जो क्रिस्टल होते हैं उसमें कण जो होते हैं वो एक दूसरे से एकदम ठोसाठोस भरे होंगे, एक दूसरे के पास एकदम चिपके होंगे। ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इस तरह से। और अगर तुम इसको घन की तरह काट दो तो ऐसा दिखेगा। देखो इसी को काटे हैं तो ये बना है। तो किनारे का केवल इतना ही भाग अंदर है जो दिखाई दे रहा है, उसके अलावे कोई भाग अंदर है नहीं। सॉरी बेटा, उसके अलावे कोई भाग जो है वो अंदर है नहीं, इतना ही अंदर है ना। तो ये कितना भाग है, ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई कण किनारे पर है ऐसे, तो उसको तुमको कितने हिस्सों में काटना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर अगर ऑब्जर्व करो, ये वाले जगह पर ऑब्जर्व करो, तो यहाँ 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 और यहाँ मिलकर के एक घन बन रहा है, ठीक। तो ये घन के किनारे पर है ये कण, पर ये कण अकेला इसी घन में नहीं है। अगर इसके साथ और घन जोड़े जाएं तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 घनों में एक कण है। तो अगर 8 घन में एक कण है, चूंकि 8 घन में कणों की संख्या 1 है, अतः एक घन में कण की संख्या 1/8 होगी। 8 घन में कण की संख्या कितनी है, 1 है, तो एक घन में कण की संख्या कितनी होगी, 1/8। ध्यान देना, जैसे कि ये चीज आराम से समझ में नहीं आती है, मुझे पता है, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। जैसे कि एक घनीय सेल है, सरल घनीय सेल, ऐसा यहां पर कण इस तरह से जमे हुए हैं। अब ये क्या है, एक एकक सेल है। क्या है, एक एकक सेल है, एक छोटा हिस्सा है। ये किसका भाग होगा, क्रिस्टल जालक का। किसका भाग होगा, क्रिस्टल जालक का भाग होगा। कौन, एकक सेल। तो क्या ये 8 कण ही होंगे, 8 कण कैसे हो सकते हैं, तो बहुत सारे कण होंगे, है ना, बहुत सारे कण होंगे। अब ये बहुत सारे कण मिलकर के क्रिस्टल जालक बनाएंगे, है ना। तो मैं एक बड़ा सा, इससे थोड़ा बड़ा क्रिस्टल जालक बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। ज्योमेट्रिकल टॉपिक है ना बेटा, तो थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो जाए। और मैं स्केल्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो स्केल से नहीं बना रहा, एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, तो ठीक ठाक बन जाएगा। तुम लोग स्केल यूज़ कर लेना। ये तुमको दिख रहा है क्रिस्टल जालक जैसा, उससे तो बड़ा है, ठीक है, इससे काफी बड़ा है। अब इसमें वो मार्क करते हैं हम लोग, एक ये ऐसा 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 ऐसा। ये जो छोटा सा सेक्शन दिख रहा है, ये क्या है, एकक सेल है ना। इसको अलग से लिख लेते हैं, समझ आएगा। कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं। ये वाला हिस्सा क्या है, एकक सेल, ठीक है।
क्या लग रहा है? इस एकक सेल के इधर इधर घन है तो इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, अगल बगल सब तरफ होगा, उसका एक छोटा सा भाग ही लिए हैं हम। तो ये जो कण है, ये कण ये कहां पर है? इस छोटे से एकक सेल के किनारे पर, है ना, उस छोटे से एकक सेल के किनारे पर ही है। पर क्या ये कण इस अकेले घन में है? तो प्रश्न का उत्तर है नहीं। वो उसके बगल वाले में भी है, वो उसके इधर भी है, ये इसके इधर भी है, तो 4 हो गया। वो ऊपर वाले घन में भी है, उसके बगल वाले में भी है, उसके बगल वाले में भी है और उसके बगल वाले में भी है। तो टोटल कितने घनों में आ गया? 8 घन में। अब एक कण अगर 8 घन में है तो सबको थोड़ा थोड़ा चाहिए है। अगर पड़ोसी के घर का आम का पेड़ का डगाली हमारे घर तरफ आता है तो आम में हमारा भी हिस्सा होता है कि नहीं होता है? काहे मेरी घर तरफ आया भी है, और रात को आंधी तूफान आने से 4 आम मेरी तरफ गिर गया तो उसमें पड़ोसी मांगने आएगा तो थोड़ी देंगे, हम सवेरे तक निपटा देंगे उसको, है ना, पहले ही ले आएंगे घर, है ना। तो अगर एक आम पेड़ 8 घरों में आम गिरा रहा है तो सभी घर में थोड़ा थोड़ा आम मिलेगा, है ना, ठीक है। वैसे ये किनारे का जो कण है वो 8 घनों में है, तो एक घन में उसका कितना हिस्सा होगा? 1/8। समझ आया? एक घन में कितना हिस्सा होगा उसका? 1/8, 1/8। ठीक है, इस तरह से हम जान सकते हैं कि किनारा जो है उसका हिस्सेदारी होता है 1/8। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, तो भी ठीक, ये याद रखना रे। हाँ, इसको याद रखना पड़ेगा कि 1/8 होता है, ठीक, तभी आगे कैलकुलेशन बनेगा, है ना। और नहीं तो तुम एक तरबूज सोचो, अभी भी नहीं आया तो एक तरबूज लो, तरबूज है और तरबूज को ऐसे काटो भी, 2 टुकड़ा हुआ ना, जोड़े रखना ना, ऐसे काटे, ऐसे काटने के बाद ऐसे भी काटे तो कितना टुकड़ा हो गया बताओ? ऐसे एक तरबूज को ऐसे एक बार काटे और ऐसे एक बार काटे, कितने टुकड़े हुए? 4। फिर ऐसे एक टुकड़ा, बराबर बराबर काटना है। सबसे छोटा वाला तुमको मिलेगा बोल दे तो फिर बराबर काटता है आदमी, ठीक। तरबूज है, ऐसे काटे, ऐसे काटे, फिर ऐसे काट दिए, फिर एक ठो तुम्हारा, तो वो एक ठो कैसे दिखेगा? अच्छे से देखो तो क्या ऐसे नहीं दिखेगा? कितने भाग हुए थे तरबूज को? ऐसे काटे 2, ऐसे काटे 4, ऐसे काटे 8, ये कितनावा भाग है? 1/8, 1/8। और ऐसे अगर 1/8 हिस्सों को उल्टा 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 करके जोड़ दो खाली तरबूज का लाल लाल तरफ से, तो घन दिखेगा, ऐसी नजर आएगा। करके देखना है, बहुत तरबूज आने वाले हैं अभी तुम्हारे घरों में, ट्राई मार के देखना, ठीक। तो किसकी तरह नजर आएगा? घन। बट वो जो तरबूज लोगे वो कोशिश करना कि पूरा गोल टाइप का तरबूज लो, लंबा वाला तरबूज में नहीं बनेगा, समझ रहे हो, ठीक। आया? गोल वाला तरबूज लेकर के ट्राई करोगे तो पक्का बन जाएगा एक घन। तो इस तरह से किनारे पर स्थित कण का कितना हिस्सा अंदर होता है? 1/8, उतना हिस्सा अंदर होता है। अब किनारा हो गया भाई, हम देखते हैं कहां के लिए? केंद्र के लिए। तो कण किनारों के साथ साथ कहां पर है? केंद्र में भी। तो किनारों के साथ साथ केंद्र में ही है, तो किनारे के कण ऐसे, केंद्र वाला ऐसे, तो ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, काट के घन बनाओ, तो घन तो बन जाता है। बीच वाला वैसे के वैसे है, बीच वाला कहां टुकड़ा हुआगा? वो तो बच गयागा, है? समझ आया? एक बार, है ना, मैं ऐसे बहुत आंधी तूफान था और उसमें घूमने गया था, ठीक। आंधी तूफान में भी कभी कभी घूमने जाने का बड़ा मन लगता है, बाइक लेकर के घूमने गए थे, ठीक। तो हम लोग एक जगह पे बाइक में गए थे तो खड़े हुए थे, है ना, मैं और मेरा एक दोस्त था, ठीक है। हुआ क्या कि बिजली गिरी भाई, है ना, बिजली गिरी, वो भी ऐसे 2 पेड़ बगल में, 2 पेड़ बगल में बिजली गिरी और इतनी तेज गिरी कि पेड़ का डगाल ही नीचे गिर गया, ठीक। समझ आया? हम लोग इधर खड़े थे तो मेरा जो दोस्त था बोलता है चल बे उधर वाले पेड़ के तरफ चलते हैं, इधर बिजली गिर रही है। जैसे ही हम लोग वैसे पेड़ के नीचे नहीं खड़े थे, है ना, एक लोहे की सेडिंग थी उसके नीचे खड़े थे, है ना। मैं उसको बोला रुक जा भाई, यहीं रुकते हैं, यही सेफ है। तो बोला नहीं, थोड़ा उधर चल जाते हैं, उधर बिजली गिर रही है, बोला, है ना, ठीक। थोड़ी देर में उधर एक बिजली गिरी,
उधर भी 3-4 पेड़ जो थे वो डैमेज हो गया, एक पेड़ की डगाली गिर गई, है ना, मैं सेफ रहा, समझ आया। ठीक, मैं क्यों सेफ रहा? क्योंकि मैं लोहे की शेडिंग में था, है ना, फिजिक्स का टीचर हूँ, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, आइडिया है विद्युत स्थिर वैद्युत आवरण के बारे में। जब भी तुमको बिजली गिर रही हो तो तुम कहाँ रहना? किसी लोहे की छत वत के नीचे में, जिससे तुम सिक्योर्ड रहोगे। ठीक, पेड़ के नीचे में जाओगे तो पेड़ से ज्यादा बिजली तुम्हारे अंदर से बह सकती, क्योंकि पेड़ के अंदर पानी बहता है और तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन लोहा ज्यादा है ना। तो इधर बिजली गिरी, इधर बिजली गिरी, हम बच गए भाई। बस ऐसे ही हुआ है। यहाँ देखो, ये जो बीच का कण है ये नहीं कटेगा, अगल का कट गया, बगल का कट गया, सब कट गया, वो बच गया। घन जो घनी आकार बना, उसमें जो केंद्र का कण है उसका हिस्सेदारी कुछ नहीं आया, केंद्र का हिस्सा पूरा का पूरा एक ही रहेगा। समझ आया? तो किनारे का 1/8 होता है, बट केंद्र का कितना होता है? पूरा 1। अगर हम फलक का पता करने की कोशिश करें, ध्यान देना, ये एक कैसा कण है? फलक केंद्रित घनीय सेल है, FCC है। यहां पर अगर हम इसे कट करके एक घन बनाने की कोशिश करें तो किनारे का तो 1/8वां हिस्सा बचता है, बट फलक का अगर अच्छे से देखोगे तो आधा हिस्सा बच रहा है। अब इसको समझना चाहें तो आराम से समझ सकते हैं। अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं मैंने एक ऐसा एकक सेल बना लिया, यूं। अब इसके साथ मैं अगर एकक सेल एक जोड़ना चाहूं जो सेम फलक को कॉमन रखते हो, तो केवल एक ही घनीय सेल जो है वो बनाया जा सकता। दो कमरों के बीच में एक दीवार कॉमन होती है बेटा, है ना। एक दीवार अगर अपन बनाए तो दो कमरों के बीच में कॉमन हो सकती है ना। हम चाहें तो एक दीवार कॉमन कर सकते हैं। इधर एक कमरा, इधर एक कमरा, बीच में एक ही दीवार है। वो दीवार इधर भी है, उधर भी एक ही दीवार है ना। ठीक, अब जैसे पुराने समय में अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था, है ना। तो दीवार में चुनी हुई अनारकली की आत्मा इधर से भी निकल सकती है, उधर से भी निकल सकती है ना। और अनारकली को बीच से चुनवा दे तो एक ठो टांग, एक ठो हाथ एक तरफ से निकलेगा और एक टांग एक हाथ दूसरी तरफ से, ये भी समझ सकते हो, है ना। यहाँ से बीच से आधा इधर आधा उधर, ये समझ सकते हैं। तो सोचो यहाँ अनारकली है, अनारकली नहीं है रे, कौन है? अनारकली कहाँ से पाओगे? कण है, कण। तो कण इधर भी है और इधर भी है। और ऊपर से देखोगे तो कैसे दिख रहा है? देखो ऐसे, ये एक एकक सेल है नीला वाला और एक एकक सेल है सफेद वाला, यूं। और बीच में तुम्हारी अनारकली है। और अनारकली कहाँ से निकली? इधर से, आधा इधर आधा उधर। तो इसका कितना कितना हिस्सा आएगा? आधा आधा हिस्सा। तो अगर फलक पर कण है तो उसकी कितनी हिस्सेदारी होती है? आधी। तो 3 हिस्सा समझे। अगर कोई कण कहां पर है? किनारे पर। तो किनारे पर स्थित कण का कितना हिस्सा होता है? 1/8। अगर फलक पर है तो फलक पर स्थित कण का कितना हिस्सा होता है? 1/2। और अगर केंद्र पर है तो केंद्र पर स्थित कण का कितना हिस्सा होता है? 1। ठीक, वैसे तो बुक में हमारे नहीं दिया है, एडिशनल पॉइंट है, बट कोर पर स्थित कण का कितना हिस्सा होता है? 1/4। कितना हिस्सा होता है? 1/4। अब इस तरह से अगर हम किसी सरल घनीय सेल SCC में कणों की कुल संख्या कैलकुलेट करने चले जाएं, चलो। एक सरल घनीय सेल है। सरल घनीय सेल किसे कहते हैं? जिसमें कण केवल कहां पर होते हैं? किनारों पर होते हैं। कण केवल किनारों पर हैं तो उसे क्या कहते हैं? सरल घनीय सेल। तो सरल घनीय सेल में कणों की संख्या क्या होगी? ये होगी 8 × 1/8, मतलब होगा 1।
8 कण किनारों पर है, प्रत्येक का 1/8वां भाग अंदर है, तो कुल कण होंगे 1। और अगर मैं इसी तरह से BCC का निकालूं, अंतः केंद्रित घनीय सेल किसको बोलते हैं? यहां कण किनारे पर तो होते ही होते हैं, उसके बिना घन ही नहीं बनेगा, बिना किनारों के, साथ में केंद्र पर भी होते हैं। तो अंतः केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या निकालेंगे, कितना निकलेगा? 8 गुणा 1/8 धन 1 गुणा 1, 1 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 गुणा 1 किसके लिए? केंद्र में जो है, अंतः केंद्र में जो है उसका कितना हिस्सा होता है? 1 हिस्सा होता है। इस कारण से तीसरा देखेंगे क्या? FCC में अगर हम बनाने की कोशिश करें, FCC फलक केंद्रित घनीय सेल, कण न केवल किनारों पर होते हैं बल्कि फलक के केंद्रों में भी होते हैं। तो कण ऐसे किनारों पर बना लिए बेटा, साथ ही साथ कहाँ पर बनाएंगे? फलक के केंद्रों में भी, ऐसे। ठीक, तो कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। फलक केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या ज्ञात करें, तो क्या होगा? 8 गुणा 1/8, ये किनारों पर स्थित कण हैं। कुल कितने फलक होते हैं? 6। और फलक केंद्रित घनीय सेल का हिस्सा कितना होता है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 1 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा? 4। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल घनीय सेल में कणों की संख्या 1 होती है, फलक केंद्रित अंतः केंद्रित में 2 होती है, फलक केंद्रित में 4 होती है। सोच के बताना तुम लोग कि अंत्य केंद्रित घनीय सेल में कुल कण कितने होते हैं। कमेंट कर सकते हो इसको कि अंत्य केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या कितनी होती है ना? ECC में कितना होगा? ठीक है, तो उसको जरूर कमेंट करना इसी वीडियो के नीचे कि अंत्य केंद्रित घनीय सेल में कणों की संख्या कितनी होती है ना? वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर का हम लोग ये 2nd नंबर क्लास को एंड करेंगे। इसके आगे का जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट है उसमें कुछ व्यंजक भी हैं, डेरिवेशन भी हैं, कुछ फॉर्मूला निकलेगा, है ना? ठीक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके आगे का सेक्शन को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को इसी नोट पर एंड करते हैं बेटा। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और IMP टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए हैं, उसको अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।